बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12th के सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसके लिए आपके ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए गए हैं। तो अब आपके जो नए सैंपल पेपर आए हैं, इनके अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, काफी हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज्यादा पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। जैसे कि मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में हम इस पैटर्न को भी डिस्कस कर लेंगे कैसा रहेगा। इवन इस क्वेश्चन पेपर का हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, और ये सॉल्यूशन मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अभी रिसेंट में आपका जो पॉलिटिकल का एग्जाम होने वाला है मिड टर्म का, उसके बिहाफ पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन आंसर को बहुत इजीली तरीके से आपको समझा दूं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसके बारे में। देखिए, टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमारे 31 होने वाले हैं। पहले 32 मैंने आपको बताए थे। क्वेश्चन पेपर पहले 5 सेक्शन में डिवाइडेड था, ए बी सी डी ई, लेकिन अब जो है ये 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, ए बी सी। ए रहेगा आपका योग्यता आधारित क्वेश्चन, बी रहेंगे इसमें वास्तविक क्वेश्चन, और सी रहेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर पूरा पूरा लिखना होता है। ठीक है, अब खंड ए में देखो, टोटल जो है वो 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके केस स्टडी वाले रहेंगे, यहाँ पे देख लो आप केस स्टडी वाले, और 2 क्वेश्चन आपके स्रोत आधारित रहेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्रोत आधारित आपके क्वेश्चन ये रहे 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड एंड फोर्थ रहेगा, और एक क्वेश्चन जो कि आपका चित्र वाला रहेगा, ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे आसानी से। फिर सेक्शन बी में जो है 6 से लेके 21 तक के 16 क्वेश्चन रहेंगे वास्तविक, जिसमें सही गलत एमसीक्यू और एक एक मार्क्स के वन वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें आपके 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, इवन जो आपका मैप वाला क्वेश्चन है वो भी इसी में देखने को। तो अब इस क्वेश्चन पेपर को हमने अलग से डिजाइन किया हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो अब इस क्वेश्चन पेपर के हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इजीली इंग्लिश मीडियम के बच्चे चाहे तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे मैंने अलग से डिजाइन किया है आप सभी के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए आ जाता है हमारा, योग्यता आधारित प्रश्न यानी कि एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन 1 एंड सेकंड केस आधारित क्वेश्चन है हमारे। तो केस आधारित क्वेश्चन को चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली देखो, एक एक मार्क्स के टोटल हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस केस के संबंध में, और बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। सारे के सारे आंसर आपको इसी पैसेज के अंदर मिल जाएंगे, आपको इसी केस के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 1.1 ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। तो देखो आंसर दिया हुआ है 2006, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे आप देख लो, मुख्य उद्देश्य जो था अपने सदस्य देशों के बीच में आर्थिक लाभों का सहयोग और वितरण करना। यहाँ पे ए हमारा राइट हो जाएगा। इनके बहुत ही इजी इजी से क्वेश्चन है। फिर देखो 1.3 क्या कहता है कि किस देश को शामिल करने से ब्रिक जो था वो ब्रिक्स बन गया। कौन सा देश था जिसने इसे BRIC से इसमें एस और जोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है, वो कौन सा देश था, दक्षिणी अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। फिर 1.4 है कि ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में किस देश में हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ था ब्राजील में। तो सिंपल सा आंसर क्या कर देंगे हम, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारा पहला रहा है। एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं। स्थापना कब हुई, 2006 में। मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक सहयोग उद्देश्य है। ठीक है, किस देश को शामिल करने के बाद ये ब्रिक्स बन गया, दक्षिण अफ्रीका। 2019 का ये 11वां सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ब्राजील में। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं। इन विच ईयर ब्रिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड, तो यहाँ पे 2006 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद विच द मेन ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश ऑफ द ब्रिक्स, दैट इज फाइनेंशियल सपोर्ट। किसको किसको मिलाने के बाद ये ब्रिक्स बन गया था, साउथ अफ्रीका। फिर 2019 का इसका 11th जो समिट है वो कहाँ पे हुआ था, तो साउथ अफ्रीका, सॉरी ये हुआ था ब्राजील में, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर। फिर आगे आ जाता है, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक और पैसेज है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष पश्चिमी एशियाई के देशों ने लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकास का उद्भव जो है वो देखा। यहाँ पे देखोगे 2009। सिंपल सा राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ट्यूनीशिया में संघर्ष का मुख्य एजेंडा क्या था
जो राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। तो मुख्य एजेंडा बेसिकली यही था, भ्रष्टाचारी का। सिंपल सा आंसर है इसका। तो फिर आ जाता है तीसरा, पश्चिमी एशियाई देशों में वह पहला देश कौन सा था जिसने लोकतंत्र की मांग की थी। तो सिंपल सी बात है, यानी कि अरब स्प्रिंग शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया के बाद ये यमन में फैला, यमन से बहरीन, फिर लीबिया, इस तरीके से फैलता चला गया। तो प्रथम देश कौन सा था बेसिकली, ये था ट्यूनीशिया। ठीक है। फिर चौथा देखिए, 1971 में मिस्र में किसने सत्ता हासिल की थी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओगे, इसीलिए ये योग्यता आधारित क्वेश्चन है कि होस्नी मुबारक 1979 से मिस्र में सत्ता में थे, यानी कि इससे पहले भी ये सत्ता में थे, यानी कि सिंपल सी बात है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और एक चीज भी आप देख लेना, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो भी थोड़े से अटपटे हैं, जैसे कि शेख मुबारक, शेख अब्दुल्ला, मुबारक अब्दुल्ला, नहीं, इन तीनों में से कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो मुझे लगता है जो राइट होगा वो है ए वाला। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ठीक इसी तरीके से इजीली आप इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। अब इस संबंध में क्वेश्चन देखिए किस किस तरीके के पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सी मैंने बताया ही था। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मैंने ए बताया था। दूसरे का राइट आंसर, तीसरे का राइट आंसर ट्यूनीशिया बताया था, और चौथे का यहाँ पे हमारा ए वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एमसीक्यू बेस्ड वाले दो केस स्टडी। अब जो क्वेश्चन है वो स्रोत आधारित हमारे क्वेश्चन है, जिसमें 3-3 मार्क्स के दो क्वेश्चन पूछे। देखो स्रोत यहाँ पे सिंपल सा इन्होंने छोटा दिया है, वैश्वीकरण के बारे में ये स्रोत। अब इसके संबंध में हमसे 3-3 मार्क्स के दो क्वेश्चन इन्होंने पूछे। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो आंसर भी आसानी से लिख दोगे। वैश्वीकरण ने राज्य की क्षमताओं में किस प्रकार से वृद्धि की है। सिंपल सा क्या बताना है, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम, लेकिन कौन से, सकारात्मक। दूसरा देखिए, वैश्वीकरण के बावजूद भी समकालीन विश्व में राजनीति में राज्यों की प्रासंगिकता किस प्रकार बनी हुई है। यानी कि सिंपल समय क्या बताना है, वैश्वीकरण के जो नकारात्मक परिणाम है राजनीतिक स्तर पर वो हमें बताने हैं, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम ये बताना है, सिंपल सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले को एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, ये रहा हमारा पहले का आंसर। ठीक है, 3 मार्क्स का है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना आपको, 3 से 4। तो बेसिकली देखो, पहला पॉइंट लिखेंगे, वैश्वीकरण के कारण राज्य की सरकारों को कई तरीके की नई आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकें मिली हैं, जिससे वो बहुत ही आसान तरीके से अपनी शासन व्यवस्था चला रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण जितनी भी सरकारें हैं उन्हें अच्छी अच्छी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिससे वो अपना पॉलिटिकल जो करियर है वो आसानी से बना पा रहे हैं और शासन जो वो अच्छे से चला रहे हैं। दूसरा, पर्यावरण के संबंध में, कानूनी व्यवस्था के संबंध में, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसे जो विषय हैं इस संबंध में जो राज्य हैं, राज्य की सरकार है, वो बहुत सोच समझ के अपने जो कदम है वो उठाते हैं। ठीक है। तीसरा, उच्च प्रौद्योगिकीकरण के कारण, यानी कि इसे जो टेक्नोलॉजी मिल रही है इसके कारण राज्य पहले से और ज्यादा मजबूत हो गए हैं, और ये अपने नागरिकों के बारे में सूचना एकत्र कर पाते हैं, उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, वर्तमान में क्या चाहिए है, कैसे कदम उठाने चाहिए। तो ये सभी जो नई प्रौद्योगिकी है उसकी वजह से संभव हो पाया है। वर्तमान में राज्य जो है वो कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसे कार्यों को ध्यानपूर्वक कर रहा है। यानी कि बेसिकली देखो, ये जो हमारा पहला दूसरा वाला पॉइंट है और चौथा वाला, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ही पॉइंट है। ठीक है, अब आगे देखिए, मान लेते हैं यदि किसी देश को कोई आर्थिक हानि हो जाती है या फिर उसकी सैन्य व्यवस्था कमजोर हो जाती है, तो वो ऐसे में अपने पड़ोसी देश से या फिर किसी अन्य देश से भी आर्थिक तौर पे, सैनिक तौर पर भी मदद मांग सकता है। तो ये किसकी वजह से संभव हुआ है, वैश्वीकरण की वजह से ही संभव हुआ है। तो इसीलिए हम इसमें ये आंसर लिख देंगे, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो इसमें आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 5, ये टोटल 4 पॉइंट लिख दो, 3 मार्क्स आप इजीली इसमें ले जाओगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन समझ गए। अब सेकंड समझ लेते हैं। तो सेकंड है कि वैश्वीकरण के बावजूद समकालीन विश्व राजनीति में राज्यों की प्रासंगिकता कई तरीके से बनी हुई है। चलिए देखते हैं कैसे। देखो, राज्यों की सरकार की क्षमता में कमी हुई है, अर्थात उनकी ताकत में कमी हुई है, क्योंकि अब उनका दायरा काफी हद तक सीमित हो गया, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से वो कई सारे कार्य जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जो कार्य हैं उनको काफी हद तक सीमित कर लिया है, जैसे कि कानून हो गया, व्यवस्था हो गई, शांति बनाए रखने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा करना, ऐसे ये कार्य वो करती है। और जो मेन कार्य होते थे इसके, जैसे कि राज्यों में सामाजिक कल्याण करना, इसमें कमी आ गई है। ठीक है, नागरिकों को जो सुरक्षा कवच दिया करते थे राज्य, इनकी कमी आ गई है। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि राज्यों की जो प्रासंगिकता है
वो वैश्वीकरण के बाद कई तरीके से यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। बस ये सिंपल सा आंसर आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि अब जो है राज्य की जगह, पहले क्या था कि राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी कार्य किया करते थे, लेकिन अब ये जितनी बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत से बड़े बड़े जो संगठन आ गए हैं, ये देशों की राजनीति पर काफी ज्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अब लोक कल्याणकारी राज्य, इसमें राज्य लोगों के लिए कल्याण के लिए कार्य करता था, उनके अच्छे भलाई के लिए कार्य करता था, ठीक है, उन्हें समाज सुरक्षा कवच देता था। अब वो पूरी तरीके से हट चुका है। अब जो आर्थिक व्यवस्था है वो बाजार आर्थिक व्यवस्था के तौर पे बन चुकी है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था अब पूरी तरीके से फ्री ट्रेड के संबंध में बन चुकी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इसका आंसर इस तरीके से लिख दो। तो सिंपल सा आंसर आपको मैंने समझा दिया बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ में, इस तरह से आप लिख देते, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला जो था इजीली तरीके से, ठीक है। वैश्वीकरण, राजनीतिक सकारात्मक, राजनीतिक नकारात्मक, ये परिणाम आपको लिखने थे, सिंपल सा 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब इसी को आप इजीली इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये है, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन increased the capitalist of the state and how have the states remained revealed in contemporary world politics in spite of globalization, इस तरीके, ठीक है। तो पहले का आंसर आप इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी पॉइंट एक ही साथ, ये आप लिखोगे आसान तरीके से, ठीक है। आप इसे चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। सेकंड का आंसर आप जो है पहले तो वही लाइन लिख दोगे, फिर उसके बाद इसीलिए यहाँ से लिख लेना, ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि ये योग्यता आधारित खंड है तो योग्यता के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है पहला वाला कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों एक दूसरे से सैन्य हमले का भय इनको क्यों लगा रहता था, ठीक है। दूसरा, उपनिवेशीकृत देशों की यूरोपीय देशों से आजादी प्राप्त करने के पीछे क्या मंशा थी। अभी मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझाऊंगा। बेसिकली देखो, ये क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर सेकंड से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना, आप समझ जाओगे। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 से लेके 1992 जब तक यूएसएसआर का विक्टर नहीं होता है, तो इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ इसके बीच में चल रहा होता है शीत युद्ध, ठीक है। तो इस समय इन दोनों को सैन्य हमले का भय बना रहता था। क्यों बना रहता था ये हमें बताना है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, सबसे पहला तो इनका ये कारण था, जो मेन कारण है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, हथियारों का। बेसिकली देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो जाता है तो इसके पश्चात ये दोनों ही एक एकल महाशक्ति बनना चाहते थे, यानी कि ये दोनों चाहते थे कि पूरे विश्व पर इनका राज हो। तो इसी होड़ में ये लोग बहुत ज्यादा हथियार एकत्र करने लगे, ये दोनों ही बहुत ज्यादा परमाणु हथियार एकत्र करने लगे, इवन आधुनिक हथियार एकत्र करने लगे, और अपने हथियारों के बल पर ये विभिन्न देशों में दबदबा कायम करना चाहते थे। इसी के संबंध में इन्होंने जो है जैसे कि अमेरिका हो गया, अमेरिका ने 1945 में, सोवियत संघ ने 1949 में, ब्रिटेन ने 96 में, चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण भी कर लिए, किस संबंध में, अधिक से अधिक हथियार जो है इसको प्राप्त करने के संबंध में। क्योंकि जितने ज्यादा अधिक हथियार होंगे उतना ज्यादा हम किसी देश पे अपना दबदबा कायम कर पाएंगे। तो ऐसे में बात ये छिड़ जाती थी कि मान लेते हैं कोई देश है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर देश है, तो अब यहाँ पे जो यूएसएसआर जो है और एक था यूएसए, ठीक है। तो यूएसएसआर चाहता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र पे इसका राज हो, यहाँ पर इसकी विचारधारा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया था और अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा। तो सोवियत संघ यहाँ पे चाहता है कि यहाँ पे बेसिकली साम्यवाद चले और यूएसएस चाहता है यहाँ पे जो है वो पूंजीवाद चले। तो इस संबंध में यूएसएसआर और यूएसएसए को ये लगता है कि अगर गलती से भी किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर मिसाइल छोड़ दी, गलती से भी, या फिर कोई छोटा मोटा हमला हो गया गलती से भी, तो सभी के पास परमाणु हथियार हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है वो यहाँ पे नजर आ जाएगी। इसीलिए ये इन दोनों को आपस में सैन्य जो बेसिकली क्या था ये, हाँ, सैन्य हमले का भय जो है वो बना रहता था। और भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, आंसर लिख सकते हो, जैसे कि अगर युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में तो बहुत ज्यादा प्रलय ये ला सकते थे। गुटबंदी था एक कारण कि दोनों ही अपने गुट में अन्य देशों को शामिल करना चाहते थे, जिससे कि ये उनके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसी संबंध में
ये दोनों एक दूसरे से काफी इनको भय बना रहता था कि अगर किसी ने गलती से भी एक दूसरे पे छोटा मोटा हमला भी कर दिया या फिर छोटी मोटी मिसाइल भी छोड़ दी, सैनिक हमला हो गया, तो युद्ध इतना भयानक होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्तमान में आप यूक्रेन और रूस को ही देख लो इस तरीके से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड है उपनिवेशीकृत देश, यानी कि जो किसी का उपनिवेश बने हुए ये देश बेसिकली यूरोपीय देशों से आजादी प्राप्त करने के पीछे क्या मंशा थी। यानी कि यूरोप यानी कि ब्रिटेन वगैरह जो थे, इन्होंने जितने भी उपनिवेश को बना रखा था, उपनिवेशों को बना रखा था, तो ये सभी उपनिवेश आजाद होना चाहते थे। इस संबंध में इनके पीछे इनकी मंशा क्या थी? तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। कहाँ चला गया? हाँ, कि कुछ जो देश थे यूरोपीय देश, ये अपने उपनिवेश में उपनिवेशीकृत जनता की खून खराबे इसकी चिंता भी सता रही थी। अब ये लोग आजादी चाहते थे, जैसा कि आपको यहाँ पे पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा। सेम मैंने वही यहाँ से उठा के लिख दिया है। कहाँ से? ये रहा, यहाँ से देखिए। कुछ यूरोपीय देश इस तरीके से सेम एज इट इज यही लिख दिया भूमिका बनाने के लिए। ठीक है, अब इस सिलसिले में लिखेंगे आंसर। तो इस सिलसिले में क्या हो गया कि तकरीबन जहाँ तक हमें याद है कि 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम से, अथवा 1950 और 60 में इसके दशक में ब्रिटेन को केन्या केन्या से इस संघर्ष में जूझना पड़ा था उद्देश्य के उपनिवेश को आजाद कराने के संबंध में। देखो दोबारा समझा देता हूँ, कोई डाउट अगर रह गया है तो। बेसिकली यूरोप ने क्या कर रखा था, यूरोपीय देशों ने कई देशों को उपनिवेश बना रखा। तो ऐसे में जो उपनिवेश बने हुए देश थे, ये चाहते थे कि ये जो हिंसा हमारे देश में फैला रहे हैं, उससे आजादी हो। तो इसी संबंध में फ्रांस को वियतनाम से आजाद कराया गया। यहाँ तक कि ब्रिटेन को केन्या संघर्ष में जूझना पड़ा और केन्या जो है वो आजाद हुआ था इस संबंध। ठीक है, तो इसी को देखते हुए 1940 के दशक के उत्तरार्ध में जितने भी उपनिवेश थे यूरोपीय देशों के, ये सभी आजाद होना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, और इनकी ताकत भी धीरे धीरे करके यूरोपीय ताकतों के समान हो रही थी। अब जितने भी ये नव स्वतंत्र देश थे, ये सभी देश इन सभी ताकतों का सामना शीत युद्धकालीन गुटों में शामिल ना होकर एक नए सिरे से बनना चाहते थे। सिंपल सा, आपको पता है शीत युद्ध जब चल रहा था तो दो ही गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ। तो यूरोप से जितने भी ये नए सदस्य देश आजाद हो रहे थे, यूरोप के उपनिवेश से, उनके दबदबे से, उनके राज से जो आजाद हो रहे थे, ये सभी शीत युद्ध के किसी न किसी एक गुट का सदस्य बनना पड़ता, क्योंकि दो ही गुट थे। अगर शामिल नहीं होंगे तो कोई सा भी गुट इन पे कब्जा कर लेगा, जैसे सैनिक हमला करेगा दोबारा से कब्जा कर लेगा। और अगर हम शामिल हो जाएंगे तो कम से कम हम आजाद तो रहेंगे। ठीक है ना? तो ये चिंता इन्हें काफी ज्यादा सता रही थी। तो इसी को देखते हुए आपको पता होगा कि NAM नॉन अलाइड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, वो इनके सामने एक जो नया बेसिकली ऑप्शन है वो निकल के आया था। तो ये सभी बहुत से यूरोपीय देश यूएसए में शामिल हो गए, बहुत से यूएसएसआर में शामिल हो गए और बहुत से जो थे वो NAM में शामिल हो जाते हैं। तो ये मंशा बेसिकली यही थी कि शीत युद्ध काल में किसी भी नए गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्हें शामिल होना पड़ा था। और मेन मंशा क्या थी कि खून खराबा ये जो हो रहा है उनके देशों में, यूरोपीय जो शासक है उनके द्वारा, तो उससे अपनी जनता को निजात दिलाना, जिसके लिए आजाद होना चाहते थे। सिंपल सा आंसर है। अब इसमें आप चाहो तो अपनी तरफ से भी और एक दो पॉइंट इजीली लिख सकते हो, डज नॉट मैटर, बट आपको करना है क्या है, टॉपिक के संबंध में होना चाहिए। आप चाहो तो लिख सकते हो। इंग्लिश में देखोगे तो इस तरीके से आप इंग्लिश में से पढ़ सकते हो। ये सभी आपके क्वेश्चन है और ये एक आपका पैसेज दिया हुआ है। अब इसी संबंध में बात करें आंसर की, तो आंसर यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, ये आंसर आप लिख दोगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा वो है आपका कार्टून पर आधारित, और इससे संबंधित बच्चों 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपसे बेसिकली यहाँ पे पूछे जाने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, क्वेश्चन देखिए क्या है कि कार्टून में दिखाए गए शेर, यहाँ पे ये आप देख रहे हो शेर, ये बेसिकली श्रीलंका के जो मूल निवासी है सिंघली उनको दर्शाते हैं। और जो बाघ है ये बेसिकली किसको दर्शा रहे हैं, तमिल जो भारत के निवासी थे वहां पे, उनके बारे में। आप चित्र को देख के भी अंदाजा लगा सकते हो, ये लिट्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे श्रीलंका की जो मूल भाषा है वो लिखी हुई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको यही बता दिया है कि शेर के रूप में सिंघली कट्टरपंथी हैं और बाघ के रूप में तमिल उग्रवादी हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति कौन है।
तो कार्टून में ये जो व्यक्ति दिखाए गए हैं, ये बेसिकली उस देश के राष्ट्रपति हैं, जिसका नाम है राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे। आगे क्या कि इन्होंने अपने देश की समस्या का समाधान कैसे किया? तो इन्होंने 16 मई 2009 को ये घोषणा कर दी कि लिट्टे को सैन्य स्तर पर हरा दिया गया है और अब लिट्टे की जो मांग है वो यहाँ पे नहीं मानी जाएगी और लिट्टे को बेसिकली एक आतंकवादी संगठन भी इन्होंने घोषित कर दिया था, ठीक है? इस तरीके से इन्होंने अपने देश की समस्या को समाधान किया और इसमें आप ये भी बता सकते हो कि भारत के साथ में जो समझौता हुआ था वो भी इन्हीं के काल में हुआ था। ठीक है? जो श्रीलंका के जो तमिल हैं इनके लिए अलग विधानसभा बनाने की बात हुई थी, इन्हीं के संबंध में हुई थी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में देखिए इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत ही ईज़िली तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर जो ए होता है, ठीक है? योग्यता आधारित वाला, ये हमने कर दिया है कंप्लीट। अराउंड हमारे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम चलते हैं अगले सेक्शन पे, ठीक है? जो कि हमारा सेक्शन नंबर होने वाला है बी। अब इस संबंध में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा। आप चाहो तो अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर में इस तरीके से देख सकते हो। सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये रहा हमारा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे देख लो इस तरीके से एमसीक्यू है, कुछ सही गलत वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 से 21 वास्तविक क्वेश्चन होने वाले हैं। 6 से 12 बेसिकली 1 सेकंड 6 से 12 बहुविकल्पीय है, एमसीक्यू बेस्ड टोटल होंगे। देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि सोवियत अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो आप इन सभी को पढ़ोगे तो देखोगे पूंजीवादी व्यवस्था इसकी नहीं होती है, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया था, बिल्कुल भी नहीं दिया। तो ये दोनों गलत हो गए। जो सही है वो हमारा है तीसरा और चौथा कि उत्पादन के जो साधन थे उन सभी पर राज्यों का नियंत्रण था और अर्थव्यवस्था के हर एक पहलू का पहले नियोजन किया जाता था और फिर उसका नियंत्रण राज्य के द्वारा होता। यानी कि सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस संबंध में? बी वाला। तीसरा और चौथा हमारा सही है क्योंकि सोवियत संघ में पूंजीवाद नहीं बल्कि साम्यवाद को अपना रखा था। लोगों को विचारों की अभिव्यक्ति उसने नहीं दी थी, है ना? तो बी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इंग्लिश में आप देखोगे तो यहाँ पे बी हमारा राइट है। आप 7 को देखोगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग कितने रियासतें थे? तो ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, 565 रियासतें थी, ठीक है? इंग्लिश में 565। 8वां देखोगे तो निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो का अधिकार नहीं है? तो आप सभी को पता होगा, चीन के पास है, जापान के पास है, रूस के पास है। ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, लेकिन जापान के पास नहीं। चीन, फ्रांस और रूस के पास है। सॉरी, चीन, फ्रांस और रूस के पास है, जापान के पास नहीं। ठीक है? तो जापान इज नॉट। विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहां पे चलाया गया था? तो ये चलाया गया था बच्चों ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे तो कि विश्व का जो पहला बांध विरोधी आंदोलन है वो कहां पे चलाया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में ये चलाया गया था। उसके बाद जहां तक मुझे लगता है इसका राइट आंसर। उसके बाद आता है सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं? तो बेसिकली दो धारणाएं हैं, परंपरागत और अपरंपरागत। हाउ मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी आर देयर? दैट इज 2। 11 देखिए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पहले तो नीति आयोग को आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना तो अभी वर्तमान में 2015 में ही, ठीक है? नहीं, वर्तमान तो नहीं कहेंगे, बहुत पहले की है, 8 साल पहले की बात है, 8-9 साल पहले की, 7 साल पहले की बेसिक। नीति आयोग से पहले आया था योजना आयोग, ये बना था 1950 में, ठीक है? अब इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर। 12 क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के विषय में इनमें कौन सा कथन असत्य है? वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। वैश्वीकरण को ही हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं और यह विभिन्न देशों के बीच में जुड़ाव की भी बात करता है। अब जो असत्य है वो ये कि ये केवल एक आर्थिक परिघटना है, क्योंकि अभी हमने देखा था ये आर्थिक के साथ में राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी तरीके की परिघटना यहाँ पे दर्शाती है। ठीक है? ये हो गया हमारा। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे इजीली इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो जो गलत है वो है यहाँ पे ऑप्शन सी वाला, सिंपल सा। ठीक है? तो 1 से लेके 6 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन होंगे ये रहेंगे आपके, कहाँ चला गया, हाँ, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब उसके बाद 12 से 12 तक तो हो ही गया था, 13 से लेके 16 तक ये देखिए, 13 से 16 जो है वो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
टोटल ये चार क्वेश्चन होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष यानी कि डैश वर्ष में हुई। सभी को पता है 15 मार्च 1950 में हुई। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में डैश की भूमिका है। तो सिंपल सी बात है, किसकी है? टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी की भूमिका। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है। 15वां है BWC, इसका पूर्ण रूप डैश है। तो BWC का पूर्ण रूप है जैविक विषयक तृतीया संधि या फिर जैविक और विषयक तृतीया संधि। इंग्लिश में कहें तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है। बात करें 16वें क्वेश्चन की, तो सोवियत संघ में 70 वर्षों तक प्रमुख रूप से डैश पार्टी ने शासन किया। तो राइट आंसर क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था। ठीक है, ओके। तो सिंपल सिंपल से ये जो है वो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 19। ये क्या है? बेसिकली आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं 17 से 19 तक के, और आपको आंसर में सिर्फ एक वर्ड लिखना है, या तो गलत लिखो या तो सही लिखो, बस यही एक वर्ड लिखना है। और बस एक एक मार्क्स के ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि सही गलत भी आपके आ रहे हैं। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व जो था उसमें एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्वेश्चन सत्य है। दूसरा देखिए, बरदौली सत्याग्रह 1918 में हुआ था। बेसिकली ये आपके चैप्टर 1 जो नया टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उससे पूछा गया है। ठीक है ना। तो बरदौली सत्याग्रह जो था वो 1928 में हुआ था, आई थिंक अराउंड, बट जितना पता है 18 में नहीं हुआ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये कथन असत्य है। ठीक। फिर यहाँ पे आगे आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल 1977 में हुआ था। बिल्कुल ठीक है, तो हम कहेंगे ये भी हमारा सत्य है। इस तरीके से सत्य असत्य सत्य असत्य वाले आपके 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखना। ठीक है। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20 से 21। ये क्या है? बेसिकली ये है एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 1 वर्ड वाले। ठीक है, 1 वर्ड या नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रथम खाड़ी युद्ध किन दो देशों को बीच में हुआ था। तो हमें पता है संयुक्त राज्य अमेरिका और इराक के बीच में। बेसिकली कुवैत पर इराक ने हमला करके कब्जा कर लिया होता है। कब? 1990 में। तो यूएनओ का नाटकीय फैसला आता है। तो तकरीबन 34 देशों की जो सेना है वो एक साथ मिलकर, और यूएसए की सेना मिलकर जो है वो जाके बेसिकली कुवैत को इराक के आक्रमण से मुक्त करवाती है। और इसीलिए ये कहा जाता है ये दो देशों के बीच का युद्ध, क्योंकि जो सेना गई थी 34 देशों की, उसमें लगभग 75% सैनिक अमेरिका के थे। इसीलिए कहा जाता है ये केवल दो देशों के बीच का युद्ध। ठीक है। आगे जाता है क्वेश्चन नंबर 21। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग कौन होता है? तो प्रमुख अंग होता है महासभा, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। किसका मुख्यालय? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो बेसिकली अब आप कहोगे कि महासभा ही क्यों है? क्योंकि महासभा एक ऐसी सभा है जिसे हम यूएनओ की संसद कह सकते हैं, विश्व की संसद कह सकते हैं। यूएनओ के जितने भी मेन मेन जो पार्ट हैं, उन सभी पार्ट की नियुक्ति, उनको पद से हटाना, ये सभी महासभा का कार्य होता है। ठीक है। जितने भी इसके संगठन हैं, सभी का मेन जो कार्य होता है वो कहाँ से संचालित होता है? महासभा। इंग्लिश में देखोगे तो विच इज द मेन ऑर्गन of United Nations organization, that is General Assembly, and where is the headquarters of United Nations organization, that is in New York City। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको समझ में आ गया 20 से 21 तक के क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे लिखने हैं। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन नंबर जो बी होता है, इसको हमने कंप्लीटली यहाँ पे समझ लिया है, और आशा करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है सेक्शन बी का कंप्लीटली यहाँ पे समझ में भी आ गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर सी, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी कि जिसमें आपको लिखना हो। तो पहले आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। आइए 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कल्याण की CIS, इसके समूह में किन्हीं दो देशों में व्याप्त तनाव का उल्लेख करना। CIS के ये जो समूह है, इसमें किन्हीं दो देशों के तनाव का उल्लेख करना है। देखो मैं आपको 3 बता देता हूँ, किन्हीं दो का आपको वर्णन कर देना है। पहले वर्तमान में रूस और यूक्रेन, ये इसके संस्थापक देश थे CIS के। 3 थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। तो वर्तमान में रूस और यूक्रेन में शीत युद्ध चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। या फिर आप इसके बारे में भी, जो गृह युद्ध होते रहते हैं बेसिकली, जैसे कि मध्य एशिया में
ताजिकिस्तान जो था, ठीक है, जैसे कि बात करते हैं ताजिकिस्तान की, तो ये 10 वर्षों तक गृह युद्ध से जुड़ा हुआ था। वहीं जर्जिया में 2 प्रांत थे, वो जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो वो भी गृह युद्ध लड़ रहे थे। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं, अज़रबैजान में एक प्रांत था जिसका नाम था नागोर्नो-काराबाख। बेसिकली ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं। तो अर्मेनियाई मूल के लोग ये कहते हैं कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं, सॉरी, अलग देश में मिलना चाहते हैं अर्मेनिया में, ठीक है? उस स्थान को अर्मेनियाई क्षेत्र में मिलाना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो 2 पॉइंट आप लिख दोगे, एक तो रूस यूक्रेन के बीच में, और गृह युद्ध में आप चाहो तो ताजिकिस्तान इसके बारे में लिखोगे, या फिर अज़रबैजान। ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, सिंपल सिंपल, ठीक है? इसी क्वेश्चन का आंसर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो क्वेश्चन और इंग्लिश, क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। ये बेसिकली माइंड टेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए कि प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड लेवल की, ठीक है ना? तो आप चाहो तो एक नॉर्मल सा पॉइंट ये लिख सकते हो कि नागरिकों को जागरूक किया जाना चाहिए पर्यावरण के संबंध और प्राकृतिक संसाधनों को कैसे संरक्षित करना है इसके संबंध में। साथ ही साथ सरकार जो है, इसके द्वारा पर्यावरण हितैषी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ठीक है? ये तो एक नॉर्मल सा हो गया। लेकिन हमें करनी है बात वर्ल्ड लेवल की। तो वर्ल्ड लेवल पे हम क्या करेंगे कि विभिन्न देशों की जो सरकार है, जो संगठन है, वो इसके लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब इसके अंडर में ये पॉइंट आपका आ जाएगा। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ, यानी कि जो विकसित और विकासशील देश हैं, इनकी अलग-अलग ज़िम्मेदारियों का जो सिद्धांत है, उनको अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित किया जा सकता है। एक टिकाऊ विकास की परिभाषा लिख दोगे कि विकास हमें इस तरीके से करना है ताकि प्राकृतिक जो संसाधन है, उनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, उन्हें संरक्षण दिया जा सके, यानी कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो इस तरह से आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हो, ठीक है? बेसिकली नॉर्मली आपके ये योग्यता जाँचने के लिए है, यानी कि माइंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। इंग्लिश के जो बच्चे हैं, इजीली यहाँ से इसे रीड आउट कर सकते हैं। चलिए, आगे आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन भी बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन है, ईज़ी है कि एक ध्रुवीय विश्व जो है वो कब प्रारंभ होता है? तो हमें पता है जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तब विश्व जो है वो एक ध्रुवीय बन जाता है। और इसका समकालीन विश्व में क्या प्रभाव है? तो समकालीन विश्व में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अमेरिका जो है वो एकल महाशक्ति बन गया है। अब कोई उसके संगठन को यहाँ पे टक्कर देने वाला नहीं है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उनको प्रभावित करता है, उनके निर्णयों को प्रभावित करता है, जैसे कि यूएनओ हो गया। यूएनओ के जितने भी अंग हैं, उसको प्रभावित करता है। इसके पास सुरक्षा परिषद की वीटो सदस्यता है, तो ये प्रभावित करता है। साथ ही साथ अब एकल विश्व में इस एकल महाशक्ति की वजह से इसने सैन्य हमलों को बढ़ावा दिया है, जैसे कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध है, हमें पता है इसमें 34 देशों की सेना थी, 34 देशों की, जिसमें से 75% जो सेना थी वो इसी की थी। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है इसने जो सैन्य हमले उसको बढ़ावा दिया है। फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है वो भी इसी के संबंध में आ जाता है, ठीक है ना? तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन के आंसर है, इजीली आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा इस तरह से। चलिए, तकरीबन हमारे 33 से 34 मिनट हो चुके हैं। इस बीच हमने एमसीक्यू बेस्ड कार्टून वाले क्वेश्चन की सेक्शन ए, बी, सी का हमने पहला पार्ट 2 अंक के जो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको हमने इजीली यहाँ पे कवर कर लिया है। अब सेक्शन सी में ही हमारा आ जाता है बी वाला पार्ट, जो कि है 4 अंकीय प्रश्न, ठीक है? देखिए, पहला प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण के संबंध में है। वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने में कैसे योगदान दिया है, ये समझा। यानी कि वैश्वीकरण भारत के संबंध में इसे समझा। तो बेसिकली देखो, जब भारत आजाद होता है तो आजादी के बाद भारत जो है वो ब्रिटेन या फिर अन्य किसी पर अपने खाद्यान्न के संबंध में, अपने सामान के संबंध में निर्भर नहीं रहना चाहता था। इसीलिए उसने ये तय किया कि वो खुद इस सामान को बनाएगा, यानी कि शुरुआत में इसने वैश्वीकरण को नहीं अपनाया। शुरुआत में भारत ने संरक्षणवाद की नीति को अपनाया। अब ये नीति क्या थी भाई? तो नीति ये थी कि दूसरे देशों से जो भी निर्यात यहाँ पे होता था, ठीक है? दूसरे देशों को बेसिकली दूसरे देशों से जो आयात होता था और जो निर्यात होता था, उस संबंध में इन्होंने बहुत सारे
कई फैसले लिए, जैसे कि निर्यात पे रोक लगा दी कि हम जो बनाएंगे पहले खुद कंज्यूम करेंगे, लोगों को देंगे, उसके बाद बचेगा तब निर्यात देखा जाएगा। इनके निर्यात पे पूरी तरीके से रोक लगा दी। साथ ही साथ कुछ आयात पर भी रोक लगा दी कि हमें जो चीजें चाहिए हम उसे खुद ही बनाएंगे। जैसे सोवियत संघ था ना, उसने अपने आप साम्यवाद की तरह से अपने आप को बना रखा था कि पिन से लेकर सुई तक। तो आजादी के बाद भारत ने भी सेम यही चीज की, लेकिन भारत ने कोई साम्यवाद, कोई पूंजीवाद ऐसी विचारधारा नहीं अपनाई, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा, जब 1991 में वित्तीय संकट आता है, तो इससे उभरने के लिए और आर्थिक वृद्धि और ज्यादा अधिक करने के लिए भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू होती है। और जब ये आर्थिक सुधारों की योजना शुरू होती है, तब भारत में वैश्वीकरण की एंट्री होती है, ठीक है। यानी कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, उससे भारत जुड़ जाता है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापार से लेकर जो बाधाएं होती हैं, उसे हटा देते हैं, व्यापार से संबंधित कई सारे सुधार करते हैं। ऐसा एक दौर चल पड़ता है, जिससे कि बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत में आती हैं, व्यापार होता है, भारत को विदेशी निवेश प्राप्त होता है। और साथ ही साथ इस वैश्वीकरण की वजह से ही भारत जो है सार्क, आसियान, विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स, G20 ऐसे कई संगठनों का ये हिस्सा बन पाया है। अब इसमें आप और भी पॉइंट लिख सकते हो, ये मैंने छोटे-छोटे पॉइंट बताए हैं, पॉइंट और लिख सकते हो। ध्यान से सुनना मैं क्या-क्या बताता हूँ। देखो, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि वैश्वीकरण की वजह से आज भारत विभिन्न देशों से व्यापार के मामले में अगर हम बात करें, तो हथियार, ठीक है, आधुनिक हथियार इसे मिल पा रहे हैं, जिससे कि ये अपनी सुरक्षा को मजबूत कर पा रहा है। और भी कई सारे पॉइंट आ जाते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है अभी जो एक नेक्स्ट लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास में नहीं है, तो विभिन्न देशों से ये खरीदता है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में, अंतरिक्ष के मामले में, जैसे सोवियत संघ ने क्रायोजेनिक रॉकेट देके मदद की थी, ठीक है। तो इस संबंध में क्या हो रहा है कि भारत धीरे-धीरे करके वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपना रहा है, जिसके भारत पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे आप इजीली तरीके। बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखो, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कैसे ये एक्सेलरेट करता है इंडिया की इकोनॉमी को, इस तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको एक चॉइस यहाँ पे मिलने वाली, ठीक है। देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग सुरक्षा परिषद का विश्व शांति में क्या योगदान है, इसे समझें। तो सिंपल सा देखो, इसका आंसर हम छोटे रूप में समझेंगे क्या योगदान है। पहले, सुरक्षा परिषद में टोटल जो वो 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अब इसमें आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कई सारे जो नियम कायदे कानून हैं, वो ये 5 स्थायी सदस्य लेते हैं। अगर कोई ऐसा कानून है जो कि 4 लोगों ने गलत ले लिया है, तो ऐसे में विश्व शांति के सहयोग के लिए एक एक ही व्यक्ति का निषेध अधिकार, एक ही व्यक्ति की जो वीटो पावर है, वो क्या करेगी, इसको निरस्त कर देगी किसी भी अशांति वाले नियम, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे यूएसए और यूएसए, फ्रांस, चाइना और भी जो देश है, 5 में से 4 चाहते हैं कि विश्व में हथियार जो फ्री कर दिए जाए, फ्री में बेचे जाए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इससे तो आतंकवाद बढ़ेगा, सैन्य हमले बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक अन्य जो देश है वो चाहेगा कि हम इसे निरस्त करेंगे इस कानून को, तो वो निरस्त हो जाएगा पूरा। इसीलिए ये विश्व शांति में योगदान देते हैं। साथ ही साथ जो भी जितने भी विश्व के देश हैं, इन सभी के देशों के बीच में सैन्य के संबंध में या फिर देशों के संबंध में जो मामले होते हैं, जो विवाद होते हैं, उन सभी को सुलझाती है। यदि कोई देश या देश की पर्टिकुलर संस्था वैश्विक लेवल पर शांति को भंग करने की कोशिश करती है, शांति को भंग करने के लिए कई सारे तरीके पैतरे अपनाती है, तो उसे ये सजा भी दे सकती है। विभिन्न तरीकों से ये शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। इसीलिए विभिन्न जो देश हैं, मतलब इसमें 15 सदस्य थे, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो सुरक्षा परिषद ये तय करता है कि अस्थायी सदस्यों में, क्योंकि स्थायी सदस्यों में तो ज्यादातर आ ही नहीं सकते, वो तो मतलब ऐसा पद है जिसे कोई छोड़ ही नहीं सकता। तो ऐसे में 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 10 वर्ष में होता है। तो इस तरीके से जितने भी देश हैं, उन सभी का सुरक्षा परिषद की सदस्यता प्राप्त करने का एक अवसर मिलेगा, जिससे भी उन्हें विश्व शांति में कैसे योगदान देना है, यूएनओ में कैसे अपना योगदान देना है, इसके बारे में हर एक चीज को वो इजीली पढ़ पाते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें आ जाती हैं कि यूएनओ सुरक्षा परिषद, जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद है, वो विश्व शांति में योगदान इस तरीके से देता है। सिंपल सा आंसर ऐसे लिखना, ठीक है। फिर आ जाता है आगे दूसरा क्वेश्चन, ये आपके न्यू टॉपिक से लिया गया है, यूनिसेफ के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है।
तो यूनिसेफ के मुख्य कार्य क्या क्या है भाई, आइए समझते हैं। पहले तो हम यूनिसेफ के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि यूनिसेफ जो है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। जब ये स्थापित होता है तब इसका उद्देश्य ये होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो नष्ट हुए राष्ट्र हैं, यानी कि जो राष्ट्र काफी ज्यादा उससे प्रभावित हुए थे, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, तो ऐसे बच्चों को संभालना, वहां के बच्चों को संभालना और उनके स्वास्थ्य की देखरेख करना, ये इसका अहम कार्य था, अहम उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो इसके कार्यों में बदलाव आता चला गया और ये बहुत तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो टोटल इसके 5 कार्य बताए गए हैं, जिसमें से पहला कार्य ये था कि बाल शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण करना, बच्चों के विकास के लिए कार्य करना, बच्चों की जो बुनियादी शिक्षा है और बच्चों के साथ में लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उसको खत्म करके, ठीक है, बच्चे जो हैं उन्हें बुनियादी शिक्षा दिलाई जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए और लिंग के आधार पे समानता स्थापित की जाए। साथ ही साथ बच्चों के संबंध में जो हिंसा होती है, उनके साथ जो शोषण होता है, जो बाल श्रम प्रक्रिया चल रही है, इन सभी से उनका बचाव किया जाए और कुछ कड़े सख्त कानून बनाए जाए। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि बीमारियों के संबंध में HIV, एड्स, साथ ही साथ बच्चों के जो अधिकार हैं इनको वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है, यानी कि बच्चों की बीमारियों के संबंध में उनको बचाने के लिए जागरूक करती है। साथ ही साथ उनके अधिकारों के संबंध में ये विभिन्न देशों से बात करके उनको अधिकार भी दिला, ठीक है। तो ये है यूनिसेफ के मुख्य कार्य, इजीली तरीके से आप समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 मार्क्स का था 26, आई होप इजीली इसे समझ गए, क्या बच्चों। अब इसी को यदि आप इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से इसे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस एंड देन मेन टास्क ऑफ यूनिसेफ क्या क्या है वो आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 में दो दो मार्क्स के, मतलब क्वेश्चन जो है वो दो हैं, 4-4 मार्क्स के। सुरक्षा की समकालीन राजनीति में इसका अर्थ क्या है और इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से। तो पहले हम सुरक्षा का जो समकालीन अर्थ है इसे समझते हैं। तो सुरक्षा का अगर हम बुनियादी अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी भी खतरे से आजादी। वर्तमान में राजनीति संबंध में इसे ऐसे बताया गया है कि मानव के अस्तित्व को हमेशा किसी न किसी चीज से खतरा होता है, तो ऐसे में उसे हर एक खतरे से आजादी तो नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे में एक केंद्रीय मूल्य बनाया गया, इनकी सुरक्षा के अर्थ को सीमित करके मुख्यतः ये कहा गया कि मानव या देश के जो केंद्रीय मूल्य हैं इनको खतरे से बचाना। लेकिन वो केंद्रीय मूल्य है क्या, ये नहीं पता है। मान लेते एक देश की बात करें तो देश के केंद्रीय मूल्य में सुरक्षा, शांति, नागरिकता, ये सभी आ जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के संदर्भ में क्या होगा, तो ऐसे में स्पष्ट नहीं बताया गया। वर्तमान समय में सुरक्षा की एक जो परिभाषा है वो ये है कि अधिक से अधिक पैसा कमाओ, यानी कि अधिक से अधिक देश जो है वो धन एकत्र करें और अपने लिए सुरक्षा के प्रबंध है उसे बहुत ज्यादा कड़े प्रबंधों को उसे किया जाए, ये बताया गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब बारी आती है इसके प्रकार की। तो प्रकार की देखिए यहाँ पे दो अवधारणाएं हैं। कौन कौन सी दो अवधारणाएं हैं, एक है पारंपरिक जिसे दो भागों में बांटते हैं, एक है बेसिकली यहाँ पे अपारंपरिक, ठीक है। तो पहली देखिए यहाँ पे क्या है कि पारंपरिक में बाहरी सुरक्षा की बात की जाती है। बाहरी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा, बाहरी देश के बाहर से, जैसे कि देश के बाहर से सैन्य हमला होता है या फिर युद्ध होता है, इस संबंध में सुरक्षा की बात आ जाती है। आंतरिक सुरक्षा यानी कि देश की सुरक्षा, जैसे कि देश के अंदर की महामारी, प्राकृतिक आपदा, आंदोलन, बेरोजगारी, हिंसा, ये सभी आ जाती हैं। तो इस संबंध में दो अवधारणाएं होंगी, एक तो देश को क्या करना है बाहर से और अंदर से, दोनों तरीके से अपने आप को सुरक्षित करना है। फिर आ जाता है यहाँ पे अपारंपरिक। इसमें क्या होता है कि इसमें सैन्य खतरे के साथ साथ, यानी कि सैन्य खतरे से तो आपको अपने देश को बचाना ही है, इसी के साथ साथ मानव के संबंध में जो भी ऐसे अस्तित्व, मानव के अस्तित्व पे चोट करने वाले व्यापक खतरे हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और अपारंपरिक सुरक्षा में ये एक अहम चीज होती है कि सबसे पहले व्यक्तियों को सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है, उसके बाद राज्य की बात आती है। तो पारंपरिक और अपारंपरिक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट 1 तो हमारा हो जाता है कंप्लीट। अथवा में देखिए क्या है कि भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए टोटल जो है वो 4 घटक है। पहला घटक देखिए क्या है, पहला घटक मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सिंपल सा, कि पहला घटक ये है
कि भारत जो है उसे अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना होगा, क्योंकि उसे अपने पड़ोसी देशों से हमेशा हमले जो उस पर होते रहते हैं, जिसके संबंध में इसने 1988 में परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, पहला घटक सैन्य क्षमता मजबूत करो। दूसरा घटक है अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है इनके साथ में अपने संबंधों को मजबूत करना। ठीक है, अब इसके बारे में आप लिख दोगे निशस्त्रीकरण को समर्थन करता है, नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग करता है, गुट निरपेक्षता की इसने नींव रखी थी। ठीक है, तो दूसरा घटक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ में संबंध को मजबूत करना। तीसरा इसका घटक ये है कि देश के अंदर की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से निपटने की इसे तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि नागालैंड है, मिजोरम है, पंजाब है और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे जो सीमा है राज्य की जो समस्या है उनसे निपटने के लिए अंदरूनी तैयार। चौथा ये है कि भारत को सुरक्षा की दृष्टि से विकास इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि सभी लोगों को विकास का सही लाभ मिल सके। ठीक है ना, ये यहाँ पे इसीलिए आई होप आप सभी घटक समझ गए होंगे। सैन्य क्षमता मजबूत करो, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंध मजबूत करो, देश के अंदर की सुरक्षा को मजबूत करो और विकास ऐसे करो कि सभी देशों को उसका फायदा हो, सभी राज्यों को उसका फायदा हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आई होप आपको ये आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं। What is meant by the security in the context of contemporary politics? What are its different types? And what are the major components of India's security policy? तो सबसे पहले बेसिक मीनिंग क्या है, उसके बाद इसके दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, इजीली यहाँ से आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या है इंडिया के, ये देख लो। पहला कंपोनेंट क्या कहता है, सेकंड कंपोनेंट क्या कहता है, थर्ड कंपोनेंट क्या कहता है एंड जो फोर्थ कंपोनेंट है ये क्या कहता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 28। ये बेसिकली है आपका एक एक मार्क्स का 4 क्वेश्चन जिसमें आपका मैप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये है आपका मैप दिया हुआ है यहाँ पे, ये मैप है आपका बेसिक, अंडरलाइन करते हैं एक बार। ये देखिए अब इस संबंध में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमें क्या करना है, उस तालिका में उस क्वेश्चन को भरना है और आंसर। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक सेकेंड, क्वेश्चन हम अपने ऑफिशियल वाले से, अच्छा इसमें हम तालिका देख लेंगे। ठीक है ना, इसमें तालिका और मैप भरेंगे। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कि 1987, है ना, पहला क्या है, एक सेकंड इसको भी अंडरलाइन कर ही देते हैं। 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी थी, तो हमें पता है वो कौन सा देश था जिसमें भारत ने शांति सेना भेजी थी, तो वो था सी यानी कि श्रीलंका। तो यहाँ अपनी कि हमें क्या करना होगा, संबंधित अक्षर ने लिखा सी। ठीक है, और देश का नाम क्या आ जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि वह देश जो पूरब की ओर चलो नीति का हिस्सा है, हमें पता है वो कौन सा है, वो है डी यानी कि बांग्लादेश। तो दूसरे क्वेश्चन का संबंधित अक्षर हो जाएगा डी और देश का नाम आ जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है, तो वो कौन सा देश है बच्चों, वो है ए यानी कि नेपाल। तो तीसरे क्वेश्चन का संबंधित अक्षर ए हो जाएगा, देश का नाम हो जाएगा नेपाल। फिर आ जाता है सबसे आखिरी क्वेश्चन कि वह देश जहां वर्ष 1999 में सैनिक तख्तापलट हुआ था, तो वो है बी यानी कि पाकिस्तान। तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे और फिर कर देंगे पाकिस्तान। तो अब देखो इसका आंसर मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ, किस तरीके से लिखना है आपको, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे दिक्कत ये हुई है कि थर्ड का आंसर जो है वो यहाँ पे फोर्थ में आ गया है और फोर्थ का आंसर थर्ड में चला गया। ठीक है ना, तो ऐसे कर लेना आप कि थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का थर्ड, इस तरीके से। ठीक, तो हम देखेंगे 1987 में भारत में जिस देश में सेना भेजी थी तो वो कौन सा था, यहाँ पे देखा है आपने श्रीलंका था सी, तो हमने इसको भर दिया है। दूसरा था वह देश जहाँ जो पूरब की चलो नीति का हिस्सा है, तो वो था डी यानी कि बांग्लादेश, वो हमने इस तरीके से लिख दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये था कि वह देश जो दक्षिण एशिया के चारों तरफ वो है भूमि से घिरा हुआ, तो वो ए है, तो इसलिए हमने 3 का यहाँ पे लिख दिया है, ए यानी कि नेपाल हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन था वह देश जहाँ पे 1919 में सैनिक तख्तापलट हुआ, बचा एक बी यानी कि पाकिस्तान, तो वो यहाँ पे हमने चौथे में कर दिया इस तरीके। ठीक है ना, तो आप अपना मैप इस तरीके से भरोगे। तो ऑलरेडी 49 मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना सेक्शन बी जो है वो सी का 4 मार्क्स वाला जो पार्ट है कंप्लीट कर लिया है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी चाहे तो इजीली यहाँ से रीड आउट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों।
चलिए आगे समझे। अब आ जाता है हमारे सेक्शन नंबर सी। पहले मतलब सेक्शन सी का 6 मार्क्स का पार्ट। पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे मैप को क्वेश्चन को यहाँ पे इजीली देख लो आप सभी, ताकि कोई दिक्कत क्वेरी क्वेश्चन ना रह जाए आपका। इजीली देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सेक्शन सी के तीसरे पार्ट की, जो है 6 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों में ही आपको एक-एक चॉइस यहाँ पे मिलने वाली। बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसके आंसर को समझें। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संघ में देसी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मिड टर्म, प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जाम, सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझो। पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, तो रजवाड़ों के विलय में बेसिकली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो इजीली आप इसे ये कह सकते हो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये इन्होंने भारत को अखंड बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। ये पहले गृह मंत्री भी रहे थे, ठीक है। अब जो मेन हमारा आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली देखो, सबसे पहले तो जब स्वतंत्रता के समय ये देखा गया, एक सेकेंड, हाँ, स्वतंत्रता के समय ये देखा गया कि देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या, भारत की जो राष्ट्रीय एकता है, अखंडता है, भारत को तोड़ सकती है ये देशी रियासतों की समस्या। तो ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने इन 565 रियासतों को एकजुट करने का कार्य अपने हाथ में लिया। शुरुआती दौर में इनका एक अनुभव था आसान तरीके का, वो ये था कि जब भारत आजाद हो रहा था, तब इन्हें ये पता था इनके राजनीतिक अनुभव और कूटनीतिक कौशल से और दूरदर्शिता से कि ये जो 565 रियासतें हैं, इसमें से कुछ 8-10 रियासतों को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी रियासतें पहले से ही भारत में विलय करने पर अपनी सहमति दे चुकी थी। मेन जो कठिनाई थी वो हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो मणिपुर, इसकी आ जाती है मुख्य चुनौतियों के बारे में, ठीक है। इन्होंने अपने नेतृत्व में जो हैदराबाद और जूनागढ़ है, यहाँ पे भारत के विलय के लिए मजबूर करना पड़ा सेना भेज के। और कईयों को तो क्या किया इन्होंने, उनको कुछ आज़ादी दे दी, जैसे कि कश्मीर जो था इसे अनुच्छेद 370 दे दिया कि आपके ऊपर जो है भारत की किसी भी कानून वगैरह प्रक्रिया नहीं चलेगी, आपको एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो ऐसे में बहुत ही विभिन्न तरीकों से, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, यहाँ पे सेना भेज के कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देके इसे भारत में शामिल किया गया। साथ ही साथ पटेल ने टू नेशन थ्योरी जो पाकिस्तान की थी, इसे जो है एक सेकेंड, जिन्ना के विभाजनकारी टू नेशन थ्योरी से पाकिस्तान के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ रहते थे। कश्मीर पर सरदार पटेल की राय अन्य निगाहों से, हाँ ठीक है, इनके टू नेशन थ्योरी के तहत कश्मीर जो था वो काफी अहम था पाकिस्तान और भारत के लिए, इसलिए इनकी राय अलग थी। इस संबंध में आप कहोगे कि हैदराबाद की तरह इन्होंने सैन्य अभियानों के माध्यम से कश्मीर का भारत में विलय किया, एकीकरण किया, ठीक है। कई कारणों की वजह से कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, ये एकीकृत होने में पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। कश्मीर जो था वो 1948 के युद्ध के बाद 2 भागों में सेपरेटेड हो जाता है, एक तो भारत अधिकृत कश्मीर और एक पाकिस्तान, ठीक है। तो इन सभी योगदान की वजह से ये कहते हैं, मतलब इन्हें जो है वो राष्ट्रवादी उत्प्रेरक और यथार्थवाद माना जाता है। एवं इनके सम्मान में वर्तमान में इनका एक स्टैच्यू भी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। बस ये आंसर लिखना है आपको, सिंपल सा, बहुत ही इजीली तरीके से आपको ये आंसर मैंने समझा, ठीक है। बात करें आगे, तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं आई, इनकी जब रियासतों का विलय हो रहा था भारत में, उस समय कौन कौन सी समस्याएं आई, उन्हें हमें यहाँ पे समझा। तो आइए समझिए समस्या। देखो, इतना तुम्हें पता है कि जब भारत आजाद होता है, तब ये 2 कौमों का देश था, ब्रिटिश इंडिया 2 कौमों का देश था, एक तो एक था भारत और एक था पाकिस्तान। तो उस समय भारत में जब ये आजाद हो रहा था, तकरीबन 565 रजवाड़े मौजूद थे। रजवाड़ों का मतलब ये होता है कि जिस क्षेत्र पर शासन राजा करे, लेकिन राजा ने अंग्रेजों की जो ज़मीन था वो स्वीकार कर रखी है, ठीक है। तो अंग्रेज जो थे वो, उनका मानना ये था, उन्होंने ये कहा था कि जब हम भारत को आजाद करेंगे, ठीक है, अपने शासन से मुक्त करेंगे, तो रजवाड़ों के सामने इन्होंने 3 ऑप्शन दिए कि पहला, या तो आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, पहला ऑप्शन।
दूसरा, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, और तीसरा, आप चाहो तो अपना एक स्वतंत्र देश भी बना सकते हो। तो अंग्रेजों ने जब ये कहा कि आपके सामने 3 ऑप्शन, तो मोस्टली 565 में से लगभग 500 के आसपास जितनी रियासतें थी, वो भारत में शामिल होने के लिए राज़ी हुई। लेकिन कुछ 10 से 15 रियासतें ऐसी थी, जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती। तो ये अहम समस्या आई भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखने की। तो इस संबंध में सबसे पहले त्रावणकोर के जो राजा थे, इन्होंने कहा कि हम अपने राज्य को भारत से अलग रखेंगे और एक अलग देश को बनाएँगे। ठीक इसी को देखते हुए हैदराबाद के निजाम शासक थे, इन्होंने घोषणा कर दी कि हम भी अपना एक अलग देश बनाएँगे, और उस समय संविधान बन रहा था। तो भोपाल के शासक जो थे, उन्होंने कहा कि हम संविधान में नहीं जाएँगे, क्योंकि हमें भी एक अलग अपनी जो रियासत है उसकी स्वतंत्रता बनाए रखनी है। तो देश में रजवाड़ों की यह समस्या देखकर अखंड भारत का सपना टूटता हुआ लग रहा। इसी संबंध में हैदराबाद विलय की बात आ जाती है कि 1948 में भारत जो था, इसने अपनी सेना भेजी हैदराबाद में, मतलब सिंपल सी बात है, अपने देश के रियासत हैदराबाद रियासत में सेना भेजी, और वहाँ के शासक निजाम को हरा दिया, और उसके बाद इसका उसने समर्पण किया और उसे मिला लिया गया था। फिर मणिपुर रियासत भी आ जाती है कि मणिपुर की रियासत बोधचंद ने भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर तो हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन जब वहाँ पे समस्या जो थी वो थोड़ी उभरने लगी कि अलग बनाना है, तो ऐसे में मणिपुर विधानसभा से बिना परामर्श किए बगैर राजा पर दबाव डाला गया। ठीक है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह जो थे नेता थे, उन्होंने दबाव डाला, और मणिपुर का विलय जो था वो भारत में हो गया। लेकिन आज भी मणिपुर की जनता जो है, वो भारत की इस फैसले से वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा नाखुश है। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ से इज़िली लिख, तो आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों। रजवाड़ों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका और कौन-कौन सी समस्या सामने आती हैं। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इज़िली देख सकते हैं। Describe the role of Sardar Vallabhbhai Patel in merger of indigenous princely states in the Indian Union. And what were the problems faced in the integration of princely states during nation building? Write in detail. ठीक है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में, यहाँ से देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर आगे जो है वो यहाँ से आप देख सकते हो, ये पॉइंट आपको लिखने हैं। ओके, नाउ अथवा में जो क्वेश्चन है हमारा, कौन कौन सी समस्या आती है जब रजवाड़ों का विलय किया जाता है। ठीक है, ये आंसर आप लिख दोगे, और यहाँ से ये पॉइंट इजीली इसे रीड आउट कर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या है कि आजादी के बाद भारतीय आर्थिक विकास की बदलती प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। सिंपल सा मैं ये बताना है कि भारत जब आजाद हो जाता है, तो ये किस तरीके से ये आर्थिक विकास की प्रवृत्तियों को अपनाता है। ठीक है, आइए समझिए कैसे। तो सबसे पहले तो विकास की अवधारणा इसमें आ जाती है कि जब भारत आजाद होता है, तो भारत के सामने जो भी फैसले लिए जाते थे, वो सभी इसके आर्थिक विकास से या फिर आर्थिक विजन से जुड़े हुए होते थे। अब ऐसे में भारत को किस तरीके की आर्थिक व्यवस्था का जो मॉडल है वो अपनाना चाहिए, इसको लेके काफ़ी बहस हुई। क्योंकि 2 ही मॉडल थे, एक तो वो जो यूएसए ने अपना रखा था, एक तो वो जो यूएसएसआर ने अपनाया हुआ था, यानी कि यूएसए का पूंजीवाद, यूएसएसआर का साम्यवाद। तो ये जो प्रक्रिया थी, भारत नहीं चाहता था इनमें से किसी एक में भी शामिल होना। तो इसीलिए कई लोगों का मानना ये था, कई राजनीतिकों का मानना ये था कि विकास जो है वो हम व्यवसाय के आधार पे, उद्योगपति को और ज़्यादा मजबूत करके या फिर किसानों पर निर्भर नहीं हो सकता है, बल्कि भारत जो है वो आर्थिक विकास की प्रवृत्ति के लिए पश्चिम होना पड़ेगा ऐसे, यानी कि पश्चिमी आधुनिकीकरण के जो तत्व हैं भारत को अपनाने पड़ेंगे। तो यही देखते हुए भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निवेश किया, और आर्थिक निवेश के इसने कदम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाने शुरू कर दिए। इसी के संबंध में भारत जब आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद ठीक 3 साल के बाद, ठीक है ना, 47, ठीक 3 साल के बाद 1950 में भारत जो वो क्या करता है, अपने विकास के लिए योजना आयोग की स्थापना करता है, जिसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री, यानी कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, फिर यहाँ पे योजना आयोग की शुरुआत हो गई, फिर पंचवर्षीय योजनाएं आ जाती हैं,
इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो थी, इसमें कृषि के विकास पे बल दिया गया, जिससे कि खाद्यान्न के क्षेत्र में ये बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर बन गया, ये आ जाता है। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत में उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया, जिससे आर्थिक विकास हुआ और जो लोग थे उन्हें रोजगार भी मिला था। 1960 में जो हरित क्रांति आई, इसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा विकास भारत में देखने को मिला था। अमेरिका तथा सोवियत संघ के साथ में भारत ने अपने संबंधों को सुधारा था। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखोगे। अब डज नॉट मैटर कि आप यहाँ पे ऑल पॉइंट नहीं लिख सकते हो, आप ऑल पॉइंट भी लिख सकते हो, बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस संबंध में, ठीक है ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रथम और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनकी उपलब्धियों ने भारत के नियोजित विकास में किस प्रकार से योगदान दिया। यानी कि ये जो प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनकी उपलब्धियों ने भारत के संबंध में किस तरीके से योगदान दिया था, ये हमें समझना, ठीक है ना, भारत के आर्थिक विकास के संबंध, नियोजित विकास के संबंध। तो सिंपल सा हमें बेसिकली बताना है पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, ये 1951 से 56 तक चली थी, जिसके खाका यानी कि जिसका प्रतिरूप जो था, जो आधार था, वो केंद्र राज्य के द्वारा तैयार किया गया। इनका कहना ये था कि शुरुआती सालों में हम क्या करेंगे कि अपना जो विकास है उसकी गति रखेंगे काफी धीमी, ठीक है, उद्योग विकास की गति हम धीमी रखेंगे, लेकिन हम कृषि विकास बड़ी तेजी से करेंगे। और इस कृषि विकास के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि विकास को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सिंचाई व्यवस्था को बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है बढ़ाया गया, और भाखड़ा, नांगल ऐसे जितने भी बांध थे, उनका निर्माण कराया गया। और साथ ही साथ भारत में आर्थिक विकास के दौर में जो रुकावट डाल रही थी, जमींदारी प्रथा, इसको समाप्त किया गया। और ये भी बताया गया कि अब इस नए भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भूमि रख सकता है, इस पर कानून बना दिया गया, और कोई भी इसका उल्लंघन करेगा तो उसको कोर्ट में घसीट के लाया जाएगा या केस हो जाएगा। तो ये प्रथम पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना थी, ये बेसिकली भूमि के संबंध में थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, ये भारत के उद्योग आर्थिक विकास के संबंध में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो कि 1956 से 61 तक चली थी। पीसी महालनोबिस इसके मेन व्यक्ति थे, इनकी आधार प्रतिरूप इन्होंने तैयार किया। बेसिकली इसमें यह कहा गया था कि भारी मात्रा में हम उद्योगों पर बल देंगे, कि उद्योग जो है उसके लिए सबसे अहम जो थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। अब इस संबंध में ये हुआ कि भारत ने आर्थिक विकास करने के लिए जितने भी घरेलू उद्योग थे उनको संरक्षण दिया, साथ ही साथ जो भी आयात किया जाता था सामान, उस पर काफी ज्यादा शुल्क लगा। और जब शुल्क लगा दिया गया है तो कोई देश उस चीज को क्यों बेचेगा, ठीक है ना। तो यानी कि उद्योगों को संरक्षण दे, बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार, ये जितने भी ऐसे उद्योग थे, उसे सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया गया, ताकि भारत के सभी लोग इसका उपयोग कर सकें। भारत ने अपने विकास को देखते हुए राउरकेला, भिलाई, बोकारो ऐसे बहुत से स्टील इस्पात जो संयंत्र थे, की भी स्थापना की। साथ ही साथ ये सारे पॉइंट जो है वो हमें ये दर्शाते हैं कि इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भारत के विकास में प्रथम, द्वितीय, पंचवर्षीय योजना की अहम उपलब्धियां रही हैं, नियोजित विकास में अहम भूमिका निभाई है। अब प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में आप चाहो तो अलग से एक दो पॉइंट भी और लिख सकते हो, बट मेन पॉइंट आपके यही होने वाले, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए कि आजादी के बाद भारतीय आर्थिक विकास की बदलती प्रवृत्तियां कैसी रही थी, और भारत में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो उपलब्धियां हैं, ये कैसी रही, जो नियोजित व्यवस्था के विकास पर यहाँ पे किस प्रकार से योगदान दिया, ये भी विकास की अवधारणा कैसी रही थी, या प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद। बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, मेंशन द चेंजिंग ट्रेंड्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेकंड, how did achievements, the first and second 5-year plans in India contribute to planned development in India? दोनों के क्वेश्चन देख लो, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या थे, और उसके बाद में जो पॉइंट्स है वो इजीली यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, आप पढ़ सकते हो इजीली। आगे जो रोल थे, अच्छा यहाँ पे मैं पॉइंट को इसको मतलब पॉइंट देना भूल गया बेसिकली। पहले यहाँ पे देखिए आपका 5 ईयर जो प्लान है उसके बारे में आ जाएगा, तो उसके बारे में आप ये सभी पॉइंट लिखोगे। फिर यहाँ पे आपका जो सेकंड ईयर प्लान है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेसिकली।
तो सेकेंड ईयर प्लान के बारे में ये पॉइंट आप लिखो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को और टाइम देख लेते हैं कितना हो गया। ओके, तो 1 घंटा 4 मिनट हो चुके हैं, यानी कि अब आने वाले आगे के जो 7 से 8 मिनट है उस बीच में ये वीडियो खत्म होता है, ये खत्म हो जाएगी, यानी कि 15 मिनट, है ना? मतलब 1 घंटा 15 मिनट तक आपकी वीडियो कंप्लीट हो पूरा। देखिए 1 सेकंड ये स्क्रीन से हट जा भाई, ठीक है। 31 ये क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये है कि नेपाल में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न दलों की भूमिका को स्पष्ट, यानी कि नेपाल में एक तो राजतंत्र था, तो उस राजतंत्र को खत्म करने के दौरान और खत्म करने के बाद जो माओवादी थे, जो अन्य पार्टियां थी, उनकी भूमिका में यहाँ पे बताना। ठीक है, सिंपल सा आंसर ये। तो देखिए, नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजरा था। 2006 में ये 2006 में क्या होता है, एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है नेपाल में, किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। तो वर्तमान में वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र, इन्हें जो जनता थी उसकी मांग मानते हुए संसद की बहाली करनी पड़ी और ये 2006 का आंदोलन हुआ था, अधिक से अधिक सत्ता जो है लोकतंत्र के माध्यम से चलाने के लिए। तो इस आंदोलन का ज्यादातर जो नेतृत्व है वो किया था 7 दलों का एक गठबंधन था उसके द्वारा, माओवादी के लोग और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे इनके द्वारा किया गया। फिर 1990 में क्या होता है कि नेपाल जो है, नेपाल में माओवादी जो थे वो ये चाहते थे कि राजा और सत्ताधारी जो अभिजन है इनके खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह किया जाए। तो जब विद्रोह होता है तो सभी राजा हो गए, सत्ताधारी अभिजन हो गए, इसके खिलाफ जब माओवादी विद्रोह करते हैं तो इनके बीच में काफी ज्यादा हिंसक झड़पें होती है, राजनीतिक खून खराबा देखने को मिलता है। नेपाल के संविधान लिखने के लिए वहां संविधान सभा का गठन हुआ और आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान में नेपाल के संबंध में तकरीबन 5 से 6 संविधान इसके बन चुके हैं आजादी से लेकर अभी तक, लेकिन इसमें से अभी कोई भी जो है पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था जब तक 2015 नहीं हुआ। 2015 में इसने अपना एक स्वयं का संविधान बनाया और वर्तमान तक वही लागू भी है। नेपाल के कुछ लोग ये मानते थे कि जिस तरीके से संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो एक अलंकारिक अर्थ में राजा की जैसा ही होता है, तो ऐसे ही नेपाल के लोगों का मानना ये था कि अलंकारिक तौर पे शोभा बढ़ाने के लिए हम राजा को जो है देश का मुख्य रखेंगे, लेकिन उसकी जो शक्ति होगी वो हम कम कर देंगे। ठीक है, मूलगामी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के कारण 7 दलों के गठबंधन में शामिल हर एक दल जो था वो इस बात को शामिल नहीं करना चाहता था कि राजा जो है उसको हटा दिया जाए। साथ ही कुछ माओवादी थे तो कुछ अन्य राजनीतिक समूह थे, ये सभी चाहते थे कि भारत की जो सरकार है वो नेपाल के भविष्य में किसी भी प्रकार के संबंध में कोई हस्तक्षेप ना करे। यानी कि माओवादी हो गए और अन्य जो राजनीतिक समूह हो गए, ये भारत सरकार की और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत ही शंकित थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि नेपाल जो है, यदि यहाँ पे राजतंत्र या फिर अन्य कोई शासन आएगा तो भारत इसके खिलाफ कहीं एक्शन ना ले ले, कहीं हम पर आक्रमण ना कर दे या फिर कहीं हमसे अपने संबंधों को तोड़ ना ले, खराब ना कर दे। ऐसे बहुत सारे इस समय जो आशंकाएं थी वो फैल। फाइनली 2008 में नेपाल में राजतंत्र को पूरी तरीके से खत्म किया गया, लोकतंत्र को अपनाया गया और 2015 में नेपाल ने अपना एक संविधान बनाया और वर्तमान में ये उसी संविधान पे अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है? तो ये पॉइंट आप लिखोगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। अथवा में देखिए क्वेश्चन क्या है, अथवा में क्वेश्चन है कि ऐसे किन्हीं 3 प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर एक राजनीतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी है। कि यूरोपीय जो यूनियन है वो एक इकोनॉमिक से पॉलिटिकल कैसे बनती है, ये आपको समझना है। चलिए समझते हैं भाई। तो देखो, एक लंबे समय से बना यूरोपीय आर्थिक संघ ये ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप ले रहा था कैसे? तो सिंपल सा स्टार्ट करेंगे इस तरीके से कि अच्छा 1 सेकंड इसको पूरा ही अंडरलाइन कर देते हैं। हाँ, स्टार्ट ऐसे करेंगे, पहला पॉइंट कि 1 नवंबर 1939 को क्या होता है, यूरोपीय संघ पूरी तरीके से गठन होता है और वर्तमान में ये तेजी से विकास भी कार नहीं है भाई, कर है। ठीक है, तो तेजी से विकास भी कर रहे हैं संघ। इसके पास राजनीतिक तौर पर अपना एक राष्ट्रीय झंडा है, अपना एक राष्ट्रीय गान है, अपना एक राष्ट्रीय दिवस है और एक राष्ट्रीय मुद्रा। जितने भी देश हैं सभी में समान झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस इसकी मानी जाती है। साथ ही साथ एक संघ के रूप में इसकी एक अपनी विदेश नीति, और किसी भी संगठन, किसी भी देश के लिए विदेश नीति बहुत अहम। इसकी अपनी एक सुरक्षा नीति भी है। इसके जितने भी आंतरिक मामले हैं और जो न्याय से जुड़े मामले हैं तथा
एक समान जो मुद्रा चलाना है, ये सभी इसकी अहम भूमिका है। देखो मेन जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा बेसिकली 5 से 6 पॉइंट में है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। उसके बाद राजनीतिक तौर पर इसकी जो मुद्रा है यूरो, आने वाले समय में राजनीतिक तौर पे, व्यापारिक तौर पर ये डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बनेगी, क्योंकि यूरोपीय संघ जिस तरीके से विकसित कर रहा है, आने वाले कुछ 20 से 30 सालों में करता रहा, तो अमेरिका को ये पीछे छोड़ दे। ठीक है? उसके बाद शुरुआत में यूरोप का ये तो खैर आर्थिक हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद जो था वो 12 अरब डॉलर। राजनीतिक तौर पे यहाँ पे ये याद रखना है कि विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ का जो योगदान है वो अमेरिका से लगभग 3 गुना है, जो कि लगभग हम कहें जितने भी देश योगदान देते हैं उसमें से 22% केवल और केवल कौन देता है, अ, जो यूएन है, यानी कि यूई है, सॉरी, यूरोपीय संगठन। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन हो गया, एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं उन सभी के निर्णयों को ये बहुत ज्यादा प्रभावित भी करती है। नए देशों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार करने की कोशिश की है, यानी कि नए देशों को यदि शामिल करना है तो उनके सहयोग के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, वो भी यहाँ पे बताया गया है। कई देशों को, कई देश जो थे वो इसमें मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी ताकत जो वर्षों से वो किसी यूरोपीय देश या किसी अन्य देश के उपनिवेश रहे थे, अगर हम इस यूरोपीय संघ में शामिल हो गए तो कहीं हमारी सारी ताकत इनके हाथों में न चली जाए। तो ये एक इसकी कमी थी राजनीतिक तौर पे, ठीक है ना? तो ये पॉइंट आप लिख दोगे कि किस तरीके से यूरोपीय संघ जो राजनीतिक रूप से बढ़ता जा रहा है, तो ये सभी पॉइंट आ जाएंगे आपके यहाँ। क्या आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइमिंग हो चुकी है हमारी 1 घंटे 12 मिनट की ऑलरेडी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपका जो है वो कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। और बात करें आपसे इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देख सकते हैं। पहले का आंसर नेपाल के बारे में आप इस तरीके से लिखोगे, ये पॉइंट आ जाएंगे आपके साथ। बात करें इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर की, तो इजीली आप देख लो यहाँ से, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, आंसर लिखना होगा सेकंड वाले। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे इजीली तरीके से। चलिए, इस तरीके से यहाँ पे आज का हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर था, आपको ऑफिशियल वाला भी दिखा देता हूँ। ऑफिशियल, हाँ ये रहा, देखो ये आपका ऑफिशियल था, और इसी को हमने हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, हर एक क्वेश्चन के आंसर। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है? जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि यस सर आपने जो समझाया है वो आप हमें समझ में आया है, ठीक है? और हाँ, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, ठीक है? तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली और एक्साइटिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है? मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।